हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन, अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज चौथा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लैंगिक जनन पर, या इसी को कहते हैं सहजनन, या इसी को बोला जाता है उभय मिश्रण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंजेनेसिस या एम्फीमिक्सिस। तो आइए जानते हैं कि लैंगिक जनन या सहजनन या उभय मिश्रण क्या होता है। दोस्तों, आपको सारा नाम आना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में आपको नाम बदल करके पूछ ले, तो ऐसा ना हो कि सर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। ये तो बहुत बार होता है कि आपको वर्ड बदल करके पूछ लिया जाता है और बच्चे उलझ जाते हैं। आपको उलझनी नहीं है। तो चलिए आइए समझते हैं कि लैंगिक जनन या सहजनन या उभय मिश्रण क्या है। तो जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो क्या बोला हमने दोस्तों कि जनन की वह विधि जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अगर नर की आवश्यकता है तो इसमें जान लीजिए मादा की भी आवश्यकता होगी। अगर नर की आवश्यकता है तो इसमें मादा की भी आवश्यकता होनी है। तो जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन या सहजनन या उभय मिश्रण कहते हैं। यह अलैंगिक जनन से बहुत भिन्न होता है। अलैंगिक जनन से बहुत भिन्न होता है। उसके बाद है लैंगिक जनन की विशेषताएं। लैंगिक जनन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहला है दोस्तों जनक, अर्थात पेरेंट। तो हमने अभी तुरंत बताया, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। नर को पिता कहते हैं और मादा को अब है कि माता बोला जाता है। नर को पिता कहते हैं और मादा को माता कहा जाता है। तो पहला विशेषता क्या हुआ दोस्तों कि जनक इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दूसरा है दोस्तों लैंगिक अंग। इसमें दो लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। दो लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है। एक है कि मेल का सेक्स ऑर्गन और दूसरा है फीमेल का सेक्स ऑर्गन, जिसके द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। उसमें दो जनकों की अर्थात दो लैंगिक अंगों को भी आवश्यकता होती है। तीसरा है दोस्तों इसमें युग्मक निर्माण होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है दोस्तों। तो कहिएगा सर ये युग्मक है क्या, थोड़ा समझाइए ना, बता दीजिए ना। तो आइए ना जान लीजिए ना कि युग्मक क्या चीज है। युग्मक क्या चीज है? कोशिकाएं जो अगुणित होती है लेकिन लैंगिक जनन में भाग लेती है उसे युग्मक कहते हैं। वे कोशिकाएं जो अगुणित होती है, अगुणित लेकिन लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, उसे युग्मक कहते हैं। उसे युग्मक। नर के युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। तो दोस्तों नर के युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। और ये होते हैं चल युग्मक, अर्थात ये गतिशील होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? चल युग्मक अर्थात शुक्राणु दोस्तों गतिशील होते हैं। उसके बाद ये जो मादा है या माता में जो बनता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं अंडाणु। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? अंडाणु। ये होता है अचल
नॉन मोटाइल होता है, इसमें गति दोस्तों नहीं होती है, इसमें दोस्तों गति नहीं होती है। मतलब मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका ये है शुक्राणु। सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे बड़ा कोशिका क्या हुआ दोस्तों? अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका क्या हुआ? शुक्राणु। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ तक अब आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। अगला है आपका निषेचन। तो जब युग्मक बनेगा नर में तो नर युग्मक बनेगा अर्थात शुक्राणु बनेगा, और मादा में अर्थात माता में मादा युग्मक बनेगा अर्थात अंडाणु बनेगा। बनेगा तो जाएगा कहाँ? आपस में तो मिलेगा ना, मिलवे करिए ना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक और मादा युग्मक जो पास आते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के पास आने की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है दोस्तों। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन कहते हैं। हो गया होगा, इसमें संलयन हो जाता है। संलयन किसका किसका होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या कर जाते हैं दोस्तों? फ्यूज्ड हो जाते हैं। अगला है युग्मनज। जब नर युग्मक अर्थात ये क्या हुआ? शुक्राणु और इधर अंडाणु ये आता है, एक दूसरे से फ्यूज होता है। तो फ्यूज होता है, दोनों मिला तो एक द्विगुणित संरचना। अब है युग्मक हमेशा अगुणित होता है, ये ध्यान रखिएगा, युग्मक हमेशा अगुणित होता है। ये अब है कि अगुणित और ये अगुणित, दोनों मिला, दोनों क्या हुआ? मिला, और दोनों मिला तो क्या बना? अगुणित से बनता है ये भी n इहो n, दोनों से हो गया 2n, दोनों से क्या हो गया दोस्तों? 2n, द्विगुणित संरचना बनता है। द्विगुणित संरचना तो बनता है, लेकिन दोस्तों इसका केवल केंद्रकीय जाता है, इसका केवल केंद्रकीय जाता है, इसका जीव द्रव वगैरह तक नहीं जाता। तो इसका केवल केंद्रक गया और इसके केंद्रक से मिला द्विगुणित, लेकिन कोशिका तो दोस्तों एक क्यों रहा? तो युग्मनज एक कोशिकीय रचना है, एक कोशिकीय है लेकिन द्विगुणित है। शुक्राणु अंडाणु पूछा जाए तो वो अगुणित होता है दोस्तों, परंतु युग्मनज आपका, अब है बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि युग्मनज कैसी संरचना है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है अर्थात द्विकोशिकीय है। नहीं दोस्तों, ये एक कोशिकीय है। अगर कोई आपको ये बात बता रहे हैं कि ये द्विकोशिकीय है और द्विगुणित है तो वो गलत बोल रहे हैं आपको। ये जो युग्मनज है दोस्तों वो एक कोशिकीय रचना है और ये द्विगुणित है। एक चीज और जान लीजिए, जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी को जोड़ने वाले संरचना को किस नाम से जाना जाता है? एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी को जोड़ने वाले संरचना को दोस्तों युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के पास ऐसी सूचना रहती है कि वो आपके संतति को उत्पन्न कर सकता है, आपके संतति को उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों कौन उत्पन्न कर सकता है? तो युग्मनज। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को किसने जोड़ा? हमसे हमारे बेटवा को किसने जोड़ा? तो युग्मनज ने जोड़ा, इसलिए इसे एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच की कड़ी कहते हैं दोस्तों। तो अगला क्या है? तो अगला विशेषता है दोस्तों ये अति धीमा प्रक्रिया है, स्लोअर प्रोसेस है, ये बहुत स्लो होता है। लैंगिक जनन होने में बहुत समय लगता है, अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत ज्यादा समय लगता है। अलैंगिक जनन बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों, लेकिन ये स्लोअर प्रोसेस है, बहुत स्लो होता है दोस्तों ये।
तो ये क्या हो गया, एक धीमा। जैसे अब है कि मानव के ही संतान उत्पन्न करने में जानिए कितना, लगभग 9 महीना का वक्त लग जाता है। 9 महीना थोड़ा कम थोड़ी वक्त होता, बहुत वक्त होता है। और अलैंगिक जनन में घंटे 2 घंटों में करोड़ों संतति उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है इसमें अवस्थाओं का एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ फेजेज। दोस्तों अवस्थाओं का एकांतरण क्या है वो हम बताते हैं। आपकी जो कोशिकाएं होती है वो सब के सब द्विगुणित होती है, क्योंकि आपका जो शरीर का निर्माण हुआ है वो द्विगुणित कोशिका अर्थात युग्मनज से हुआ है। युग्मनज में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। तो आपको मालूम होगा कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र में कोई परिवर्तन, जैसा है वैसा ही बन जाएगा, वो हुआ समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका ही बनता है। आपके शरीर का जितना भी कोशिका है सब के सब द्विगुणित है, लेकिन जो आपका युग्मक अर्थात आप में जो शुक्राणु या अंडाणु बनेगा दोस्तों, वो क्या होगा, अगुणित होगा। वो क्या हो जाता है, अगुणित। द्विगुणित से क्या बना, अगुणित संरचना बना। ये फिर गया शुक्राणु अंडाणु से मिला, ये दोस्तों फिर शुक्राणु जाता है अंडाणु से मिलता है, फिर द्विगुणित संरचना बनता है। तो अर्थात क्या हुआ कि एक जो अगुणित संरचना था उससे द्विगुणित संरचना, और द्विगुणित संरचना से अगुणित संरचना का निर्माण होते रहता है। दोस्तों क्या हुआ कि अगुणित संरचना से द्विगुणित संरचना और द्विगुणित संरचना से अगुणित संरचना का क्या हो रहा है, एकांतरण हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। इसी को कहते हैं अवस्थाओं का एकांतरण। तो अगला है दोस्तों विभिन्नताएं, वेरिएशंस। एक बात बताइए, क्या आप अपने मम्मी पापा जैसे हैं? हो ही नहीं सकता। आपकी शक्ल में थोड़ा ना थोड़ा विभिन्नता हो ही जाएगा। ये मान लीजिए, यहां तक मान लीजिए कि मोनोजाइगोटिक भी हो गया ना कोई, कि जुड़वा बच्चे देखते कि एक जैसा, उसमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, उसका भी फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता है। ये कि इसमें क्या होता है, विभिन्नता, वेरिएशन उत्पन्न होता है। जैसे आप पढ़े कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कलोन कहते हैं। फिर सवाल उठता है, सर कलोन क्यों कहते हैं? अरे बोलिए ना, हमें समझाइए ना। आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो जान लीजिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को कलोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकारिकी, अगर यहां नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये आकारिकी और आनुवांशिक रूप से, आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। और वो दो जीव जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं उसे कहते हैं कलोन। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, कलोन कहा जाता है। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया था। ये सबके सब लैंगिक जनन की विशेषताएं थी। एक और जान लीजिए विशेषता जान ही रहे तो एक और जान लीजिए, इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। कोशिका क्या है, समस्त कोशिका दोस्तों द्विगुणित है, अर्थात आपके कोशिकाओं में गुणसूत्रों का 2 सेट पाया जाता है, लेकिन युग्मक में केवल और केवल 1 सेट पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे की जो टॉपिक है दोस्तों वो है जीवन चक्र की अवस्थाएं। एक जीव के संपूर्ण जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उन तमाम अवस्थाओं के बारे में जानेंगे जो एक जीव जन्म से लेकर के मृत्यु तक में जिस जिस अवस्था से गुजरता है। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीवन चक्र किसी भी जीव के संपूर्ण जीवन में 3 अवस्थाएं आती है। तो दोस्तों पहला अवस्था क्या है, किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज।
किशोरावस्था। जब देखते होंगे दोस्तों कि कोई जीव जन्म लेता है, क्या उसी समय से वो संतान उत्पत्ति करने लगता है क्या? नहीं। जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसके कुछ समय बाद, किसी के लिए 2, 4, 5 महीने, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 2, 4, 10 साल लग जाता है। तो वो समय अवधि, जन्म के बाद वो समय अवधि, जिस समय काल तक, जन्म के बाद वो समय अवधि जिस समय काल तक कोई जीव प्रजनन नहीं करता है, उसमें प्रजनन क्षमता का विकास नहीं होता है दोस्तों, हम उसे कहते हैं किशोरावस्था। तो जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन नहीं कर सकता है, जिसमें कोई जीव प्रजनन नहीं कर सकता है। तो प्रजनन नहीं करे उस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। सवाल उठता है तो जीवों में तो आप किशोरावस्था कह दीजिएगा, लेकिन हम पादपों में उसको किस नाम से जानेंगे? तो दोस्तों पादप में किशोरावस्था को ही कहा जाता है कायिक अवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? कायिक अवस्था कहा जाता है। वेजिटेटिव फेज बोला जाता है उसे। पादप में किशोरा अवस्था को क्या कहा जाता है? कायिक अवस्था। आम के पेड़ को जब लगाते हैं क्या उसी समय से वो आम का फल देने लगता है? नहीं, कुछ समय लगता है, और जितना दिन का समय लगता है उस समय को हम कायिक अवस्था कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? कायिक अवस्था कहते हैं। अवस्था है प्रजनन अवस्था। दूसरा है आपका प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वह समय काल जिसमें कोई जीव प्रजनन अर्थात अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कर सकता है, उस समय काल को दोस्तों, उस समय काल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो वो समय अवधि जिस समय काल में कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति कर सकता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रजनन अवस्था कहते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रजनन अवस्था। पादप को लैंगिक दृष्टि के आधार पर 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? मोनोकार्पिक पादप। तो वैसा पादप जो जीवन में केवल और केवल एक बार प्रजनन अर्थात पुष्प उत्पादन करता है, वैसा पादप जो जीवन में केवल एक बार पुष्प उत्पादन करता है। तो जो जीवन में एक बार पुष्प का उत्पादन करेगा, जो जीवन में एक बार पुष्प का उत्पादन करेगा, उसे कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे आपका गेहूं हुआ, मक्का हुआ, धान हुआ, ये सब के सब जो हैं वो सब के सब आपके मोनोकार्पिक प्लांट हैं। और कुछ और एग्जाम्पल है तो जो आप सुने होइएगा या नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। बांस। बांस पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार पुष्प का उत्पादन करता है। तो कहिएगा कब करता है? तो लगभग 48 से 100 वर्षों के बीच, 48 से 100 वर्षों के बीच बांस में एक बार पुष्प का उत्पादन होता है। उसके बाद जैसे एक पादप है नीला कुरंजी, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन्ड है दोस्तों, इसके बारे में बहुत खूबसूरती से चर्चा किया है। नीला कुरंजी एक पादप होता है जो लगभग 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पादन करता है, पुष्प उत्पादन करता है। और ये जो पादप है ये केरल के तरफ, तमिलनाडु के तरफ, कर्नाटका के तरफ,
उन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और लगभग 2006 की बातें हैं, सितंबर अक्टूबर में, 2006 सितंबर अक्टूबर में, ये लिखा हुआ है बुक में, देखिएगा, सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, मात्रा क्या था दोस्तों, बहुत ज़्यादा था। और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प निकला था। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्प निकला था, जिसे देखने के लिए विदेशी ट्रेवलर, यात्री आए थे। बहुत रमणीय दृश्य होता है, बहुत आकर्षक दृश्य होता है जब ये 12 वर्ष में एक बार पुष्प का उत्पादन। तो सोच ही सकते हैं कि 2006 में निकला था, फिर 2018 में भी निकला है। क्यों? तो ये था आपका, क्या था दोस्तों, जो पहला ये मोनोकार्पिक पादप था। तो मोनोकार्पिक पादप में इन सब पादपों का एग्जाम्पल है जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का उत्पादन करते हैं। तो मोनोकार्पिक के बाद है दोस्तों दूसरा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक तो वैसा पादप जो प्रजनन अवस्था में आने के बाद, वैसा पादप जो प्रजनन अवस्था में आने के बाद हर वर्ष एक निश्चित माह में, एक निश्चित समय अवधि में पुष्प का उत्पादन करते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीकार्पिक। जैसे आपका आम हुआ, कटहल हुआ, आपका सेब हुआ या संतरा हुआ, ये सब के सब पादप हैं पॉलीकार्पिक पादप। मतलब पूरे जीवन भर, जब एक बार अगर शुरू कर दिए फल देना, तो वो जब तक, अब है कि जब तक वो पूरा पूरा पादप समाप्त ना हो जाए तब तक आपको फल देते रहेंगे, या फिर जरणा अवस्था में ना आ जाए। तो ये सब के सब पादप की प्रजनन अवस्थाएं थी दोस्तों। अभी जंतु का भी प्रजनन अवस्था बाकी है, उसे भी हम खूबसूरती से जानेंगे। ये तो अभी तक हमने जाना कि पादप में, अब है कि कौन सा पादप मोनोकार्पिक होता है, कौन सा पादप पॉलीकार्पिक होता है, कौन जीवन में एक बार पुष्प उत्पादन करता है, कौन अनेक बार करता है। तो ये केवल पादप थोड़ी होगा, ये तो जंतु भी होता है। तो जंतु भी दो प्रकार के होते हैं। जब ये प्रजनन अवस्था में पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो जंतु भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक, इसे दोस्तों कहते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर तो वैसा जंतु जो किसी वर्ष के किसी खास मौसम में प्रजनन करते हैं। वैसा जंतु जो वर्ष के किसी खास मौसम में प्रजनन करते हैं, उसे हम मौसमी प्रजनक कहते हैं दोस्तों। वैसा जीव या जंतु जो वर्ष के किसी खास मौसम में प्रजनन करते हैं, उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। के तौर पर आपका कुत्ता हुआ, ये देखिएगा कि जब ठंडा का महीना आता है उसी समय ये संतान उत्पत्ति करेगा, ये तो निश्चित हो गया। उसके बाद मेढक हुआ, हिरन हुआ, ये सब के सब दोस्तों कैसा प्रजनक हुए, मौसमी प्रजनक। तो दूसरा क्या है जंतु प्रजनन काल में, तो दूसरा है सतत प्रजनक। सतत प्रजनक, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर तो वैसा जंतु जो एक बार प्रजनन अवस्था में चले जाने के बाद लगातार संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, लगातार अपने जैसा संतान पैदा कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सतत प्रजनक। लगातार जब एक बार अगर उस स्टेज में पहुंच गए, एक बार उस स्टेज में पहुंच गए, तो वो जीवन भर
और जान लीजिए, इसी में दो चीज आता है। सतत प्रजनक अगर पढ़िए रहे तो दो चीज, तो एक होता है आपका रजो दर्शन, रजो दर्शन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, और दूसरा होता है रजोनोवृत्ति, रजोनोवृत्ति। एक है रजो दर्शन दोस्तों, दूसरा है रजोनोवृत्ति, जिसे कहते हैं मीनोपॉज, मीनोपॉज। पहला है रजो दर्शन और दूसरा है मीनोपॉज, रजोनोवृत्ति। तो रजो दर्शन किसी भी महिलाओं में, किसी भी महिलाओं में, किसी भी महिलाओं में रज चक्र का पहला बार देखा जाना या मासिक चक्र का पहला बार देखा जाना, किसी भी महिलाओं में मासिक चक्र का पहला बार देखा जाना, वो कहलाता है दोस्तों रजो दर्शन। क्या कहलाता है? रजो दर्शन। और वो समय काल जब अंतिम बार किसी महिलाओं में मासिक चक्र देखा जाता है, वह समय काल जब अंतिम बार किसी महिलाओं में मासिक चक्र देखा जाता है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं रजोनुवृत्ति। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? रजोनुवृत्ति कहा जाता है। पहला रजो दर्शन हुआ, दूसरा क्या हो गया? रजोनुवृत्ति हो गया। तो यहां तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपरायुक्त मादा के गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन, तो जो अपड़ा अर्थात तो जिसके प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा जैसे संतान माता के गर्भ में है अर्थात गर्भाशय में पल रहा होता है, तो उस समय जो माता भोजन लेती है तो भोजन कैसे पहुंचता है? तो उसी अपरा के संरचना के द्वारा। तो जितना भी अपरा युक्त मादा है उसके गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, और उस चक्रीय परिवर्तन के आधार पर उस चक्रीय परिवर्तन को एक को बोला जाता है, अब दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋतुस्राव या रज चक्र, ऋतुस्राव चक्र या रज चक्र। ये क्या होता है कि प्राइमेट मादा में, प्राइमेट्स मादा, फिर सवाल उठता है कि प्राइमेट्स मादा क्या? तो ध्यान से समझिएगा कि जो दो पैर पर चल सकते हैं, जो दो पैर पर चल सकते हैं, जैसे आपका मानव हुआ, लंगूर हुआ, कपी हुआ, ये सब के सब जो है ना दोस्तों, ये सब के सब प्राइमेट। तो प्राइमेट मादा के गर्भाशय में निश्चित समयावधि के पश्चात, निश्चित समयावधि के पश्चात गर्भाशय में हार्मोनल परिवर्तन होता है, हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजस्राव चक्र। जब ये ऋतुस्राव चक्र जब अंतिम समय में होता है, तो उस समय अब है कि मादा के गर्भाशय से रक्तस्राव होता है। इसमें क्या होता है? रक्तस्राव। सवाल उठता है कि रक्तस्राव सर क्यों? तो इस प्रकार होता है मादा की गर्भाशय। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है गर्भाशय। गर्भाशय के 3 स्तर होता है, एक होता है बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंत स्तर। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ये तो मध्य स्तर मान लीजिए, ये अंत स्तर है ना, तो अंत स्तर का जब ये इधर से अंडाणु निकला और आता है, अंत स्तर की दीवार को तोड़ देता है, और तोड़ता है तो वही रक्त के रूप में ना मादा के योनि से बाहर निकलती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? रक्तस्राव। तो ऋतुस्राव चक्र में ही रक्तस्राव होता है। ये लगभग होता है 28 से 29 दिन का, ये लगभग होता है 28 से 29 दिन का। और एक और चक्र है, तो जिस चक्र को कहते हैं हम मद चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। ये नॉन प्राइमेट मादा में, नॉन प्राइवेट मादा के गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? मद चक्र। ये होता है 21 से 22 दिन का। दोस्तों ये कितने दिनों का होता है? 21 से 22 दिन का मद चक्र होता है। इसमें रक्तस्राव नहीं होता है, इसमें रक्तस्राव नहीं होता है। इसके बाद एक और टॉपिक बच गया है, वो अंतिम टॉपिक है आज का, वो है आपका
जीर्ण अवस्था। जीर्ण किसी जीव का वो समयावधि जिसमें वो प्रजनन नहीं कर सकता है, जिसमें उसकी शक्ति, प्रजनन की शक्ति छिन्न हो जाती है, जिसमें वो प्रजनन नहीं कर सकता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता, उसे कहते हैं जीर्णावस्था। तो आज का वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो दबा करके लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो दबा करके लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।